मुफ्त में अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको याद दिला दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी की गतियों के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो पृथ्वी की दो गतियां, एक तो घूर्णन गति यानी जिसको हम परिभ्रमण गति भी बोलते हैं, और दूसरी है परिक्रमण गति जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, जिसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इसका प्रभाव यानी इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे पृथ्वी के ऊपर, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने बात किया था। और आज का टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इस तरह की कुल 6 कंडीशन बनती है। अधिकतम कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन। लेकिन आप ध्यान देंगे ये कंडीशन ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हो। तो जो सबसे आसान 2 कंडीशन है, पहले मैं उसके बारे में बता सकता हूं। एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, दोनों इमेज दिख रहा है। देखो दोस्तों होता क्या है, अब पीछे का भूल जाओ इमेज, मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझो। आप एक चीज मानते हो ना कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, आप मानते हो। पृथ्वी के अलावा जो भी 7 ग्रह और हैं, यानी कुल मिलाकर के पृथ्वी को लेकर के जो 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप भी मानते हो, सब लोग मानते हो। इसके अलावा आप ये भी मानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, घूम रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जिसको हम लोग परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ चक्कर लगा रही है। दोस्तों ये जो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, तो याद रखिए इस चक्कर लगाने के लिए जो वृत्त बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, किस पर? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। किस पथ पर? तो याद रखिए दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, यही है दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक है, तो याद रखिए कैसे चल रहा है ये पथ। इस पथ पर ऐसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, क्योंकि मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करते हुए फिर क्या आएगा? इधर देखिए जून, जून के बाद जुलाई, इधर देखिए सितंबर, फिर आ गया आपका दिसंबर, जनवरी, ऐसे करके क्या कर रही है? पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये जो पृथ्वी दोस्तों चक्कर लगा रही है, ये पूरा एक साल में यानी 365 दिन में मान लीजिए एक चक्कर पृथ्वी अपना क्या करेगी? पूरा करेगी। ये बात भी आप जानते हो। अब होता क्या दोस्तों कि इस चक्कर लगाने के दौरान इस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर एक ऐसा समय आता है जिस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है जब ये दूरी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो याद रखिए जब ये दूरी कम होती है तो उसका क्या नाम होता है, और वह कंडीशन कब बनता है? तो ध्यान दीजिएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी जो होता है उस दिन को माना जाता है उपसौर के नाम से। क्या कहा जाता है? उस दिन को उपसौर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको पेरीहिलियन बोलते हैं। और इस समय यानी इस दिन जो है पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। याद रखिए कितना? 147.5 मिलियन किलोमीटर। कितना? 147.5 मिलियन किलोमीटर। इसको आप बोल सकते हो 14.75 करोड़ किलोमीटर। क्या बोल सकते हो? 14.75 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है टोटल पृथ्वी की सूर्य से, यानी आप कह सकते हो कि सबसे नजदीक। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? आप लिख सकते हो उपसौर वह कंडीशन होता है जिस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और वो किस दिन होता है यानी किस दिनांक को होता है? तो याद रखिए 3 जनवरी को होता है, जिसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे उपसौर और 3 जनवरी? तो याद रखिए दोस्तों, आप लिखिए ना ऊ लिखिए। ऊ लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे 3, और इसी को मान लीजिए क्या है? ये 3 ही आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 माने 3 हो गया, जनवरी हो गया, और 3 से ही आपका क्या बन जाएगा? उपसौर बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है, याद रहेगा। इसके विपरीत दोस्तों 6 महीने बाद, अब देखिए 3 जनवरी है ना, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, आपका आ गया जुलाई, यानी ठीक 6 महीने बाद यहां से 4 जुलाई को अपसौर माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। और ये दूरी कितनी है दोस्तों? तो याद रखिए 152.6 मिलियन किलोमीटर। कितना? 152.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या अगर करोड़ किलोमीटर में आपसे डेटा मांगे तो आप बोलिए, आप एक पॉइंट खिसकाइए, 15.26 करोड़ किलोमीटर। कितना?
15.26 करोड़ किलोमीटर ये टोटल दूरी हो जाती पृथ्वी को, और इस कंडीशन को अपहीलियन बोलते हैं। याद रखिए, अपहीलियन और पेरिहीलियन, अपहीलियन पेरिहीलियन, उसको उपसौर और इसको क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसौर कहा जाता है। याद रहेगा, ये दो सबसे आसान है। जो असली कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो बाकी के इन चारों पर है, ठीक है। अब ये चार क्या होते हैं उनको समझना आपको, ठीक है। देखिए, आज हमारे पास लिखने की जगह नहीं है, आज आपको मैं सिर्फ समझा सकता हूं, और आप मेरी बातों को सुन करके चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर नहीं नोट डाउन करेंगे तो आपको सारी चीजें जो नोट्स में मिल जाएंगी लिखी दिखाई, तो आप इत्मीनान से सुनते चलिए। दोस्तों, हमारे पास आज के दिन में केवल तीन कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। एक कंडीशन है हमारी 21 जून वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है हमारी 22 दिसंबर वाली कंडीशन, और तीसरी दोस्तों बड़ी आसान होती है, इन दोनों को एक साथ हम लोग लेके पढ़ लिया जाएगा। अब होता क्या, आप उसके बारे में सोचिए, इत्मीनान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे 21 जून की कंडीशन को, तो याद रखिए 21 जून की कंडीशन में होता क्या है, 21 जून की शुरुआत होती है दोस्तों 21 मार्च से। 21 जून वाली स्थिति की शुरुआत कब से होती है, तो याद रखिए इसकी शुरुआत होती है कहां से, 21 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। ये यहां से शुरू होती है और यहां तक, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून वाली स्थिति की शुरुआत कहां से स्टार्ट होती है, 21 मार्च से शुरू होती है। बात आती है कि 21 मार्च को ऐसा क्या हो गया दोस्तों, 21 मार्च को क्या होता है, ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य उत्तरायण होने लगता है। क्या करता है, ये सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण मतलब क्या होता है, अभी इमेज ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली में पृथ्वी ऐसे नहीं चक्कर लगाती है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी ये ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो याद रखिए, थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। तो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना मतलब ऊपर और नीचे होना, किसके सापेक्ष में, 0 डिग्री लाइन के सापेक्ष में, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष में सूर्य एक बार ऊपर जाता है और एक बार सूर्य नीचे जाता है। अच्छा दोस्तों, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और यहां से सूर्य ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों नीचे आने के लिए भी इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर सूर्य यहां से नीचे जा रहा है तो ऊपर आने के लिए फिर इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी याद रखिए, दो कंडीशन बनती, एक तो ऊपर जाना, दूसरा यहीं से लौटना, एक नीचे जाना, दूसरा यहीं से वापस आना। आप ही बताओ ना, आप जब अपने घर से कहीं निकलते हो, कहीं गए, वहां गए और वहां से रिटर्न आए, तब ना यहां पे दोबारा आगे खड़े होंगे। बस यही काम होता है पृथ्वी के साथ भी। तो होता क्या, ये कंडीशन शुरू होती है 21 मार्च से। 21 मार्च को क्या होता है दोस्तों, सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू करता है। 21 मार्च वह कंडीशन है जिसको हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव। विषुव नाम इसको क्यों दिया गया, अरे विषुव माने होता है विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है। विषुव माने क्या, विषुव कुछ भी नहीं है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिए, विषुव माने होता है वह स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री लाइन, तीनों एक ही नाम तो है, जब सूर्य 0 डिग्री लाइन पर सीधा लंबवत चमकता है, उसे हम विषुव मान लेते हैं। क्या मानते हैं उसको हम, विषुव। और विषुव की कंडीशन साल में 2 बार आती, एक बार 21 मार्च को आती है, और फिर यहीं से 6 महीना जोड़ेंगे 23 सितंबर को आती है। कब आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, साल में 2 बार जो है विषुव की कंडीशन आती है। तो चलिए इसी को पहले पढ़ लीजिए। तो विषुव होता है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेट। अगर आपको याद नहीं है, ये जान लीजिए, घर है आपका 0 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या बताया, यहां पे मैंने आपसे कहा कि सूर्य इस स्थान से ऊपर जाएगा। ये स्थान कौन सा है, ये 0 डिग्री है, और ये कहां तक जाएगा, सूर्य तो जाएगा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, और यहां कहां तक आएगा, ये सूर्य जाएगा मकर तक, ठीक है। बस सूर्य कर्क तक जाएगा और कर्क से वापस आएगा। इसी तरह सूर्य मकर तक जाएगा और मकर से वापस आएगा। इत्मीनान से समझिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से, चैन से। मैंने क्या बताया अभी आपको, 2 बातें अभी तक खाली बताया। एक ये बताया कि 3 जनवरी को उपसौर माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक होती है, ठीक है, 3 जनवरी को। इसको पेरिहीलियन भी बोलते हैं। 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी होता है, कितना, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर से अधिक, और इसके पहले वाले में 15 करोड़ किलोमीटर से कम। ऐसा कब होता है, 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपहीलियन बोलते हैं, या अपसौर बोला जाता है। यह पढ़ाया। फिर हमने कहा विषुव को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है विषुव। विषुव माने हमारा घर,
विषु अगर नहीं याद है तो कभी भी आप 21 जून को और 22 दिसंबर को कभी समझ ही नहीं सकते, और मौसम का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। इस बात को आप याद रखना, इसीलिए कह रहा हूं अपने घर का पता याद रखो। और आपके घर का पता क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर, दो चीज याद रखो, सब अपने आप याद हो जाएगा। सूर्य क्या करता है दोस्तों? 21 मार्च से कहां जाएगा? आगे बढ़ना शुरू करेगा, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाना शुरू करेगा। कहां जाएगा? सूर्य 21 मार्च से उत्तरायण होना शुरू करेगा और पहुंचेगा नहीं उत्तरी गोलार्ध तक, कहां तक जाके रुक जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, वहीं तक जाके रुक जाएगा और फिर वहीं से रिटर्न आएगा। तो देखिए ना, हो क्या रहा है यहां पे हो ये रहा है कि 21 मार्च से सूर्य आगे गया, ये उत्तरायण हुआ। 21 जून से दोस्तों फिर सूर्य क्या हुआ? फिर नीचे आना शुरू हो गया। और इस तरह से क्या होगा? वो यहां से देखिए, मार्च से क्या हुआ? मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3 महीना जोड़ेंगे तो आएगा यहां पर, ठीक है। अरे मार्च से अप्रैल 1, अप्रैल से मई 2 और मई से जून 3, तो 3 महीना के लिए यहां पे आ गया। और 3 महीने बाद क्या करेगा? वापस फिर 0 पे आ जाएगा। कहां तक? इस 23 सितंबर तक में। हालांकि ऐसे घूमा है, इस वजह से आपको दूरी ज्यादा दिख रही है, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये है। अरे ये वाला भी डिस्टेंस कितना है? 3 मंथ का है। और ये वाला डिस्टेंस भी कितने मंथ का है? ये भी 3 मंथ का ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये पूरा 3 मंथ का है, बस खाली इमेज ऐसा बना हुआ है, तो इमेज के लिए मैंने इतना दूरी बना दिया, ठीक है। तो आप इसको समझिए, तो होता ये चीजें हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना शुरू करता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कब तक जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा तक जाएगा। आखिरी डेट उसका कब होगा? 21 जून को कर्क रेखा पर ऐसे लंबवत अपनी किरणें गिराएगा। कितना? और ये वही कंडीशन है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, उत्तर वाला कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा पर, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा को, इस पर लंबवत उसकी प्रकाश पड़ता है सूर्य का। और इसी दिन को हम लोग क्या मानते हैं? कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, इसको हम लोग सीधा सीधा उत्तरी अयनांत नाम देते हैं। क्या करते हैं? उत्तरी अयनांत। एक चीज और आप याद रखिएगा, अब मैं यहां से आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है। देखो क्या होता है, 21 मार्च को वह कंडीशन है जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, कंडीशन नंबर 1। अच्छा, इसके उत्तरायण होने की वजह से सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा प्रकाश मिलेगा। अरे भाई, अगर सूर्य उत्तर की तरफ जाएगा तो प्रकाश ज्यादा नहीं मिलेगा। आप बताओ, एक बल्ब हमारे सर के ऊपर टांग दो तो सर वाले हिस्से को ज्यादा प्रकाश मिलेगा या पैर वाले हिस्से को मिलेगा? तो सर वाले को ज्यादा मिलेगा ना, बस यही चीज है। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा प्रकाश मिलता है। इसमें रटना क्या आपको? और ऐसा होता कब है? तो 21 मार्च के बाद ऐसा होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश देना शुरू करेगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है गर्मी, जहां प्रकाश ज्यादा मिल रहा है गर्मी, और जहां तिरछा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ठंडी। यानी 21 जून से दोस्तों लेकर के 21 मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है हमारी, और 21 जून से होते हुए 23 सितंबर तक पूरा गर्मी वाला पीरियड चलता है, क्योंकि इसी में सूर्य क्या करेगा? यहां तक जाएगा और यहां से वापस आएगा, दोनों काम करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रीष्म ऋतु का। क्या बोलते हैं? याद रखें, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, इमेज ज्यादा होने की वजह से मैं यहां लिख नहीं पा रहा हूं, अदरवाइज कोई बात है नहीं। 3 चीज बताए हूं, तीनों याद करिए। पहला कॉन्सेप्ट बताया, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, इसके उत्तरायण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी होती है। और कौन सा ऋतु शुरू होता है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब एक कंडीशन हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव को दोस्तों ज्यादा प्रकाश मिलेगा, यानी 6 माह के लिए दिन। आप देखो ना, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य जो है ये किसको चमका रहा है? आप बताओ, यहां पर उत्तरी ध्रुव को चमका रहा है, यानी उत्तरी ध्रुव को क्या मिलेगा? 6 महीने के लिए दिन यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पे याद रखो, आपसे एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछ दिया कि 21 मार्च से या 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? दिन होगा कि रात होगा? तो क्या बताएंगे? दिन होगा। और जाहिर सी बात, अगर 6 महीना के लिए सूर्य उत्तर में है तो दक्षिण में क्या होगा? रात होगा। यानी याद रखो, जब सूर्य क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करता है, यह वह समय है जब दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? अंधेरे में होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में होता है, उत्तरी ध्रुव उजाले में रहता है। आप ये समझिए, अलग अलग कंडीशन है, एक ही मत मानिएगा। एक समय में पृथ्वी यहाँ है, अगले समय में यहाँ है, अगले समय में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे ऐसे करके एक ही समय नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा।
अच्छा, आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है। 21 जून से 23 सितंबर तक उत्तरायण से फिर कहां पर आता है? 0 डिग्री की तरफ वापस आना शुरू करता है, ठीक है। और ये चीजें होती हैं, ये कंडीशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन को दो नाम से जानते हैं, एक उत्तरी अयनांत बोलते हैं, एक ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। गर्मी शुरू हो गया ना, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी का हम लोग नाम दिया जाता है ग्रीष्म अयनांत का, ग्रीष्म आयनांत का, ठीक है। ग्रीष्म आयनांत का नाम भी हम ही लोग देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के विपरीत दोस्तों यहां से चलते हैं। यहां पे क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। 23 सितंबर को सूर्य फिर कहां पे आ गया? 0 डिग्री पे आ गया, भूमध्य रेखा पर लंबवत है इसका प्रकाश। और इसके बाद क्या करेगा? सूर्य दक्षिण की तरफ आएगा, सेम कॉपी करेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे उत्तर की तरफ गया था ऐसे मकर रेखा तक आएगा। मकर रेखा मतलब नीचे की 23.5 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिए ये सूर्य क्या करेगा? मकर रेखा तक आएगा। तो 3 महीने तक में आएगा, जब ये 22 दिसंबर तक में मकर रेखा पर आके लंबवत प्रकाश देने लगता है। और 22 दिसंबर से कहां तक? 21 मार्च तक, ये पूरा 3 महीने का है गोला, ठीक है। इस पीरियड में दोस्तों सूर्य मकर रेखा से वापस 0 डिग्री लाइन की तरफ वापस आता है और इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं। अब जैसे यहां पे आप बोल सकते हो कि 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करता है। कब तक? याद रखिए कब तक? 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, 22 दिसंबर तक क्या होगा? सूर्य दक्षिणायन होगा। इसके बाद वापस वहां से कहां पर आएगा? 0 डिग्री लाइन की तरफ वापस आएगा। इस कंडीशन में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा? ज्यादा प्रकाशित करेगा, ठीक है। यानी दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने के लिए दिन हो जाएगा। कब से कब तक में? 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में कहां पर दिन होता है? दक्षिणी ध्रुव में, यानी उत्तरी ध्रुव में रात, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं। आपको जब ये सब कुछ लिखा मिलेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सिंपल सा याद रखो, 2 पीरियड को 21 मार्च 23 सितंबर, यहीं से वापस जाना है, वापस आना है, बस यही है, ठीक है। इतना चीज याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इस जैसे इसको उत्तरी अयनांत कहा जाता है वैसे इसको दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। जैसे इसको ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है वैसे इसको शरद अयनांत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? शरद नहीं, शीत कहिए, शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत गर्मी, शीत माने ठंडी, तो शीत अयनांत है, ठीक है। इतना समझिए। और रही बात दोस्तों विषु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने की, तो 0 डिग्री लाइन पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, यानी 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता है, मतलब कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, ठीक है। विषुओं को इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स कहा जाता है, EQUINOX, ठीक है। इक्विनॉक्स उसको नाम दिया जाता है। एक चीज और आप यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग की ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो उत्तरी गोलार्ध साइड में ज्यादा निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध मतलब पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट दिया, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाले हिस्सों में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, देश की संख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। इस वजह से दोस्तों उसको आधार बनाया जाता है और यह कहा जाता है कि 23 सितंबर जो दे रहा है, 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तो रहता नहीं है, यहीं से फिर दक्षिण में जाना चालू हो जाता है, तो यहां पर ठंडी चालू होती है। क्या होता है यहां पर? याद रखिए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाता है। क्या आ जाएगा? शरद ऋतु आ जाएगा, ठंडी आ जाएगा। अरे आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लो ना, ठंडी गर्मी का समय तो आपको याद होगा। ठंडी का समय कब से शुरू होता है? 23 सितंबर से आपका क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे शरद ऋतु है मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? बसंत ऋतु रहेगी, ठीक है। इसी को हम लोग शरद विषुव भी कहा जाता है, ठीक है। आप एकदम कंफ्यूज मत होइए, आपको जब लिख करके नोट्स मिलेगा वहां मैं आपको लिखित बता दूंगा, या एक काम करता हूं आज आप ऐसे पढ़ लो, कल मैं आपको इसके बारे में पूरा लिख के पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक और आपको लेक्चर दे दूंगा इसी के ऊपर। देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए अच्छे से पढ़ना, मैटर अच्छे से समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। और इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हम कितना जल्दी खत्म कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं सर कब तक खत्म हो जाएगा, भैया हमको नहीं पता कब तक खत्म होगा। मेरा काम है डिटेल में पढ़ाना। अरे अभी तो किताब पढ़ाना शुरू किया हूं, कैसे बता दूं कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? आप बता दो कितने लेक्चर में खत्म होगा, मेरे बस की बात तो नहीं। मैं तो पढ़ाते जाऊंगा और जितना हो सकता है उतना डीप में जाके पढ़ाऊंगा। जहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहां मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, तो एकदम आराम से पढ़िए। इसी तरह से आगे की भी क्लास करेंगे। कल वाली क्लास में मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इस चीज को और डिस्क्लोज कर दूंगा और आगे के चैप्टर में भी नए चैप्टर को भी पढ़ा दूंगा, दोनों इंक्लूड कर दूंगा। आज थोड़ा इमेज के माध्यम से बताना था, इस वजह से बता दिया गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से करिएगा और चैनल पे करंट अफेयर वगैरह अपलोड हो रहे हैं, आप उनको देखिए, उसके पीडीएफ लीजिए। जीएस सीरीज चल रही है, जितना सहयोग बन पड़ रहा है हमसे वो मैं सहयोग आपको दे रहा हूं। तैयारी करते रहिए, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है और जल्दी आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।